सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया आज आपके सामने एक आधुनिक समय की व्याधि एनोरेक्सिया नर्वोसा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। बहुत थोड़े से शब्दों में पहले मैं आपका इसको परिचय दे दूँ। यह एक ऐसी व्याधि है, ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें कि अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस जो यंग खासकर फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस और या एंकरिंग आदि में अपना कैरियर बनाने के लिए कम मात्रा में कैलोरी या डाइट लेते हैं और प्रोग्रेसिवली उनका वेट लॉस होता है और उसके घातक दुष्प्रभाव शरीर पर देखने में आते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए सेल्फ स्टारवेशन एंड प्रोग्रेसिवली लैक ऑफ एपेटाइट involving weight loss of 15% or more of ideal body weight. Psychologically may be life threatening eating disorder. तो जैसा हमने बताया कि आइडियल बॉडी वेट का 15% या इससे ज़्यादा यदि वेट लूज़ होता है तो ये घातक होता है। तो आइडियल बॉडी वेट क्या होता है, सबसे पहले मैं सिंपल शब्दों में वो आपको बता देता हूँ। यदि किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो 70 बाकी रह गया। 70 को मल्टीप्लाई करिए 0.9 से तो ये आया अप्रॉक्स 63 kg। मतलब 170 सेंटीमीटर वाले हाइट के पुरुष या महिला के लिए आइडियल बॉडी वेट जो है 63 kg है। अब इस 63 का 15% यानी कि 9 kg यदि बॉडी वेट लूज़ करें वो अपनी डाइट से कम लेने के कारण, या उससे ज़्यादा 9 kg से ज़्यादा वज़न अपना कम करें तो ये शरीर के लिए घातक होगा। उसकी BMI को वो प्रॉब्लम करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स ये एक क्राइटेरिया है हमारे हेल्दी होने का, हमारे जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है या नहीं। तो इसका नॉर्मल रेंज 18 to 25 होता है। 25 से ऊपर हम ओवरवेट होते हैं और 27 से ऊपर ओबेसिटी डेवलप कर जाती है और 18 से नीचे ये इमिशिएशन यानी कि लो BMI है, यानी कि वो पर्सन बहुत लीन एंड थिन है, बहुत दुर्बल है। Those struggling from a frequently fear gaining weight and have a ugly body image, ये उनको हमेशा डर रहता है। पेशेंट occasionally believe that appear much heavier than they are, ये सबसे ज़्यादा इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि वो जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा वो देखते हैं, ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत ओबेज है, बहुत मोटे हैं, जबकि वो होते नहीं हैं उतने मोटे। The patients suffering from this psychological eating disorder are typically low body weight relative to their height. It affects heart, kidney and other organs causing pneumonia and recurrent infections क्योंकि डिक्रीज इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज रहती है, व्याधि क्षमता कम होता है तो अनेक व्याधियाँ उनमें लगातार से लगती रहनी है। Due to nerve damage affects brain and other parts of the body causing seizures, thinking disorders, numbness and abnormal nerve sensation in the extremities. हाथ पैर में शून्य जैसा होना या abnormal sensation ये भी होते हैं। इसके दो मुख्य टाइप हैं, एक बिंज टाइप या जिसको पर्ज टाइप बोलते हैं। इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ एनोरेक्सिया may purge by excessive exercise, vomiting एंड एब्यूज़ लैक्सेटिव, मतलब वो खाना तो खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके और वोमिटिंग करके, इंड्यूस्ड करके या लैक्सेटिव की मात्रा ज़्यादा लेके एक तरह से उसको खाने को उचित रूप से पचने नहीं देते हैं, शरीर में उनका खाना ठीक से लगता नहीं है। दूसरे टाइप जो है वो रेस्ट्रिक्टिव है, यानी कि अनयूजुअल एंड हार्ड फॉर्म ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा एक उपवास या खाना नहीं खाने की स्थिति होती है। दे कम्प्लीटली अवॉइड द ईटिंग इन अप्रोप्रिएट अमाउंट हाई कैलोरी फूड्स, दे टेक वेरी लेस कैलोरीज देन दे आर नीडेड टू मेंटेन ए हेल्दी वेट। जितना उनको कैलोरी की या खाने की आवश्यकता है उससे वो बहुत कम मात्रा में खाना लेते हैं अपने वज़न को नियंत्रित करने के लिए या वज़न को बहुत कम रखने के लिए। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो एक तो जेनेटिक फैक्टर भी है इसमें और इरेगुलर हार्मोनल फंक्शंस भी हैं, पर्सनैलिटी हैबिट्स है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू द हैबिट ऑफ दिस ईटिंग डिसऑर्डर अफेक्ट्स द स्लिम इन मीडिया
दैट कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस दीज पीपल एज एन आइडियल टाइप, जिनका लो बॉडी वेट या स्लिम होंगे या जीरो फिगर होगा तो वो ये अपने आप को एक आइडियल मानने लगते हैं। ये एक सोच काम करती है। प्रोफेशंस एंड कैरियर्स दैट प्रमोट बीइंग थिन सच एज एक्टिंग, डिफरेंट डांसेस, मॉडलिंग, एंकरिंग एट्सेट्रा। तो इसमें वो ये सोचते हैं कि हम जितने लीन एंड थिन रहेंगे, स्लिम रहेंगे, उतने ही स्मार्ट रहेंगे और हमारा कैरियर प्रोग्रेस करेगा। प्रेशर बाय द फ्रेंड्स एंड कलीग टू बी थिन एंड स्मार्ट। एक कॉलेज लाइफ से ही एक ये बात आ जाती है कि जो थिन है, स्मार्ट है, वो खासकर यंग एज गर्ल्स में, क्योंकि यह व्याधि ज़्यादातर फीमेल्स में, यंग एज में, टीन एज में, इन्हीं में देखने में आती है, जो अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसके सिम्टम्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये सिम्टम्स हो सकते हैं: रैपिडली वेट लॉस और सिग्निफिकेंटली अंडर वेट एंड इमेसिएटेड, ऑब्सेशन विद कैलोरीज एंड फैट एंड मिल्क कंटेंट्स ऑफ फूड। उसको खाने को लेकर और जो अच्छी कैलोरी वाली, हाई कैलोरी वाला फूड है जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, इन सब के लिए एक उनको बहुत ऑब्सेशन होता है, बहुत हठ धर्मता होती है कि ये खाना हमको खाना ही नहीं है। ईटिंग पैटर्न आर एज कटिंग फूड इनटू टाइनी पीसेस, ईटिंग अलोन एंड और हाइडिंग फूड, और फिक्स्ड फूड रेसिपीज़ और कुकिंग, मतलब वो खाने में बहुत सेलेक्टिव होते हैं, बहुत चूजी होते हैं और बहुत कम मात्रा में खाने को छोटे छोटे पीसेस में करके इस तरह खाना पसंद करते हैं। एमिनोरिया, जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो एमिनोरिया भी देखने में आता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, जो कि बहुत ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये दोनों बहुत पार्ट प्ले करते हैं इसमें। उसके बॉडी के हेयर्स भी थिन हो जाते हैं और स्किन भी ग्लो कम होने लगती है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और ये डिप्रेशन, एंजाइटी और चिंता तनाव में वो अल्कोहल एब्यूज़ या अल्कोहल कंजप्शन भी करने लगते हैं। तो पहले से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अल्कोहल कंजप्शन से उनको और ज़्यादा घातक असर शरीर पे आने लगते हैं। डिक्रीज द डिफरेंट हार्मोन्स, डिक्रीज द सेक्स डिज़ायर एंड कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कॉज करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिलेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टे इन लोनलीनेस, मतलब ये इनका एपैथी होती है सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सब लोगों से ये मिलना जुलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा। आयुर्वेद में इसको हम अरोचक कह सकते हैं। इसके सिनोनिम है अश्रद्धा, अरोचक, भक्त द्वेष, अभक्त छंद, अन्नान्न अभिनंदन आर द सिनोनिम्स ऑफ अरुचि। सत्यामपि बुभुक्षाम अभ्यय आहार असमर्थ्यार्थ अरुचि, अर्थात खाने का समय है और हम हेल्दी हैं और खाना भी टेस्टी है, तब भी खाने को देखकर हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही है या खाना हमसे वो निगला नहीं जा रहा है, खाने को लेके एक अरुचि है शारीरिक और मानसिक कारणों से। By the hearing, recalling, seeing, touching or smell of food, the no desire, hate from the food is known as भक्त द्वेष। मतलब खाने की बात सुन के, खाने की स्मेल सुन से और टच से, खाने को देखकर एक खाने की जो इच्छा नहीं होती है, उसको भक्त द्वेष या अरुचि ये कहा गया है। निदान या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है कि वाताभि शोक भय अति लोभ क्रोध मनोघ्न रूप गंध अरुचि अरोचक स्यु। माधव निदान में वर्णन है कि वातादि दोषों से, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को माना है कि शोक है यानी डीप ग्रीफ है, भय है, कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, अति लोभ ग्रीडी नेचर है, क्रोध है, एंगर है, इनसे मनोअग्न मनो के भावों का नाश होता है। और रूप और गंध यानी कि खाने को देखकर और या उसका टेस्ट या स्मेल इनको देखकर एक उनको अच्छा नहीं लगता है। या तो ये कहा जाए कि रूप और गंध अच्छा नहीं हो खाने को, या किसी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में भी कोई यदि उनको सीन अच्छे नहीं लग रहे हैं और खाने की स्मेल या सराउंडिंग की स्मेल अच्छी नहीं है, तो भी उनको खाने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो वातादि दोष, आचार्य चरक भी कहते हैं वातादि दोष ग्रीफ, फियर, ग्रीडी, एंगर फैक्टर्स हार्मफुल फॉर साइकी एंड डिसलाइक फूड, सीइंग बैड एंड स्मेल फाउल फूड, डिस्ट्रॉय द डिज़ायर ऑफ द फूड। तो सराउंडिंग के ये जो उनके
मन को अनुकूल जो उनके भाव नहीं हैं, रूप रस गंध आदि के, और उनसे साइकी प्रभावित होती है, मन प्रभावित होता है। और क्योंकि यही साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है कि साइकोसोमेटिक यानी कि साइकी बॉडी को और बॉडी की डिजीज़ साइकी मन को प्रभावित करती रहती है। संप्राप्ति घटक आयुर्वेद में दोष, इसमें कफ प्रीडोमिनेंट है, वातादि दोष है। दूष्य रस स्रोतस अन्वय और रसवह स्रोतस, अधिष्ठान आमाशय जिव्या और मनोवह स्रोतस। स्रोतोदुष्टि लक्षण संघ। तो आचार्य चरक ने ये सूत्र स्थान में जो वर्णन किया है दुष्ट रसज व्याधियों में, तो उसमें सबसे पहले इसका वर्णन किया है अश्रद्धा आस्य वैरस्यम अरसज्ञता स्रोतोरोध क्लैव्य पांडुताम। अर्थात अश्रद्धा यानी खाने में अरुचि, यह आचार्य चरक ने रस धातु की विकृति से माना है। रस धातु का पहले थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूँ। रस धातु इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु अमॉन्ग द 7 धातुज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। इट नरिशेस द बॉडी, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है, रसजम पुरुषम विद्या दर्शम रक्षेत प्रयत्नतम अन्न पानात आहाराच, यानी कि पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ ऐसा समझना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान मतिमान मनुष्य को सावधान होकर अन्न पान और आचार पालन से रस धातु की रक्षा करें। यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्होंने भी माना है और सद्व्रत या मानसिक कारणों का भी समावेश किया है कि आचार आदि से भी रस धातु की रक्षा करनी चाहिए। रस धातु contains all the nutrients required to nourish the body, hence आचार्य mention human body as a product of रस। ये हमारी जो शरीर है रस से ही उत्पन्न है। तो इसके प्रकोपित होने में अग्नि विकृति कार्य करती है। अग्नि विकृति से क्वालिटी ऑफ रस धातु विल बी प्रोड्यूस्ड। रस रेफर्स डायरेक्टली टू द प्लाज्मा, नॉन सेलुलर पोर्शन ऑफ द ब्लड, द लिम्फ, इंटेस्टाइनल फ्लूइड and nutrients mix with plasma and are carried by Vyan Vayu to all the tissue of the body. When Ras Dhatu is healthy, a person will be well nourished, feel happy and saturated. तो अग्नि के प्राकृत रहने से प्राकृत रस धातु का निर्माण होता है और वह रस या जैसे उसको ब्लड में समझने के लिए प्लाज्मा के साथ में जो भी सारे शरीर के फ्लूइड्स हैं व्यान वायु के द्वारा हृदय से साधक पित्त के साथ और परओज के साथ पूरे शरीर में भ्रमण करता है और अपने कार्यों को करता है। मुख्य से इसके कार्य तर्प्यति, वर्ध्यति, धार्यति, याप्यति, अर्थात तर्पण करना, पूरे शरीर का तर्पण करना। तर्पण मतलब टिश्यू का माइक्रो सर्कुलेशन या परफ्यूजन। वर्ध्यति मतलब ग्रोथ ऑफ द बॉडी। धार्यति प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। यापन रूटीन सर्कुलेशन आर द मेन फंक्शन ऑफ द रस धातु। रसस्तुष्टि प्रीणम करोति रक्तम पुष्टि च, यानी कि शरीर की प्रसन्नता, सेचुरेशन, ये रस धातु ही करती है और आगे की धातु रक्त धातु की पुष्टि भी रस धातु ही करती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अब हम बात आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने होलिस्टिक अप्रोच हमने इसमें अपनाई है। तो फिजिशियन और साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन इसकी एक टीम इसको ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों ही फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। मेडिकली पहले जो एक फिजिशियन को देखना है, द टॉप प्रायोरिटी टू लुक आउट एनी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम दैट मे हैव सच एज मेल न्यूट्रिशन कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, एमिनोरिया एंड मे बी एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया। तो उसको लुक आउट करने के लिए फिजिशियन की आवश्यकता है। न्यूट्रिशनल पॉइंट को देखने के लिए वेट रिस्टोरेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस्ड एप्रोप्रिएट मील ऑन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट सब तीनों आ गए हैं इसमें। बैलेंस्ड मतलब संतुलित आहार, एप्रोप्रिएट मील उचित मात्रा में और उचित काल पर, ये लेना बहुत ही आवश्यक है। एजुकेशन अबाउट नॉर्मल ईटिंग पैटर्न, नॉर्मल ईटिंग पैटर्न हमारा क्या है उसके लिए पेशेंट को एजुकेट करना। तो ये काल भी और उचित मात्रा में भोजन लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आचार्य चरक ने वर्णन किया है चरक सूत्र 28 में, बलम आरोग्यम आयुष्य प्राणश्च अग्नो अन्न पान ईंधनश्च ज्वलति चाव्यति अन्यथा। अर्थात बल, आरोग्य
प्राण, ये सब अग्नि पर ही आधारित है, जठराग्नि पर ही आधारित है, और इनको प्रज्वलित करने के लिए अन्न पान रूपी ईंधन समय पर मिलना चाहिए। यदि समय पर नहीं ईंधन नहीं मिलेगा तो वो अग्नि धीरे धीरे डिस्टॉर्ड हो जाएगी, शांत हो जाएगी और वो विकृत हो जाएगी। तो यहीं पर वही सिद्धांत हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस्ड एप्रोप्रिएट डाइट भी होनी चाहिए और वो ऑन टाइम भी होनी चाहिए। यदि ऑन टाइम नहीं मिलता है तो आयुर्वेद का फिर दूसरा सिद्धांत जो कि धातु ही धात्वाहार प्रकृतिम अनुवर्तते, अर्थात एक धातु से ही उत्तरोत्तर धातु की वृद्धि होती है। एक धातु का यदि ह्रास है तो उत्तरोत्तर दूसरी धातु का भी ह्रास होगा। वही इस डिजीज़ में हमें देखने को आता है कि उत्तरोत्तर धातुओं का ह्रास होने लगता है। कवल ग्रह यानी कि मेडिकेटेड ड्रग्स से एक मुंह में कमल धारण करके उसको कफ के बंधन को तोड़ने का काम करते हैं। बार बार टंग क्लीनिंग या मेडिकेटेड स्मोक ये भी किया जा सकता है। डाइट विच इज़ लाइक बाय द पेशेंट, वो हेल्दी भी होनी चाहिए, बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का उचित रेशो भी होना चाहिए। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मतलब करीब 50 to 60% होना चाहिए। प्रोटीन और भी होनी चाहिए और 10 से 15% फैट भी मात्रा में होना चाहिए। तो इनका बैलेंस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। खाना लाइट होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम और सीज़न। जो हमारा जैसे खाने का समय है, ब्रेकफास्ट का समय है तो उसमें हमें क्या लेना है, डिनर है तो उसमें हमें हल्का भोजन और सोने से करीब 2 घंटे पहले ले लेना है। और ऋतु के अनुसार सभी मौसमी फल, मौसमी सब्जी ये हमको लेना है। ग्रीष्म ऋतु है तो ज़्यादा वाटर का कंजप्शन करना है, और शरद ऋतु है, जाड़े की ऋतु है तो उस समय हमको एलमंड्स और ड्राई फ्रूट्स इनको डाइट में ज़्यादा शामिल करना है। और खाना हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस भी होना चाहिए, किस स्थान पे हम खा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हमको खाने की तैयारी रखनी चाहिए। डिवाइडेड इन 2 और 3 स्मॉल मील्स एज़ कम्पेयर टू ए बिग अमाउंट ऑफ मील, तो एक ही बार में खाना पर्याप्त भरपेट करके नहीं खाना चाहिए। 2 या 3 छोटे इसमें स्मॉल मील्स में डिवीज़न करके खाना खाना चाहिए। और जर्मिनेटेड सीड्स या चना है, मूंग है, स्प्राउट्स हैं, ये भी ब्रेकफास्ट में शामिल होने चाहिए। या लिक्विड डाइट्स शुड बी मोर इन फूड एज फ्रेश जूस, बटर मिल्क या लस्सी, कर्ड मिल्क, सत्तू ये एट्सेट्रा। लिक्विड डाइट एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा होने चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, हितकर होते हैं। अवॉइड फास्ट फूड्स, ऑयली, हैवी, स्पाइसी फूड्स, एक्सेसिव टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, अल्कोहल, ये सब इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। सिंगल ड्रग्स इसमें नेचर ऑफ द पेशेंट, टाइम और अवेलेबिलिटी के आधार पे, जैसे पुदीना है, अनारदाना है, अदरक है, काली मिर्च है, इमली है, अजवाइन है, काला नमक है। मतलब अदरक यदि नमक के साथ में खाने से पहले 15 मिनट पहले यदि चूसा जाए तो उसके बाद में खाना खाया जाए, या चित्रकादी वटी खाने से पहले नींबू के रस के साथ ली जाए तो ये भूख बढ़ाने का, अग्निवर्धन का कार्य करती है। कुछ पानक भी हैं, जैसे सिंपली हम लोग जानते हैं जलजीरा है, अम्लिका है, लेमन है, तक्र है, लस्सी है, इसको भुना हुआ जीरा काले नमक के साथ ले सकते हैं। अवले है, विडंग योग है, मातलुंग छार है, अदरक योग है, चूर्ण है, काली मिर्च का योग के साथ में हनी के साथ ले सकते हैं। और जो कफज का ज़्यादा अनुबंध है तो जवानी साड़प बहुत प्रसिद्ध योग है। और दाढ़ी मास्टक चूर्ण और अभिपत्तिकर चूर्ण, ये चूर्ण भी इसकी चिकित्सा में यूज हो सकते हैं। आसप, द्राक्षासप, क्योंकि रसज व्याधि भी है, द्राक्षा रसज धातु को तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए बहुत आवश्यकता है, रस धातु का वर्धन करता है द्राक्षासप या द्राक्षा। इसके खजूर है और डेट्स है, ये भी इसकी रस विकृति के लिए, रस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। थेरेपी में आएगा कि रिकॉग्नाइज्ड अंडरलाइंग कॉज एसोसिएटेड विद द ईटिंग डिसऑर्डर, कि मूल कारण क्या है जो वो खाना इसमें नहीं खाना चाह रहा है या उसको अरुचि क्यों है। फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स यदि कोई उसका है इस तरह का लाइफ में तो उसको काउंसलिंग के द्वारा दूर करना है। लर्न हेल्दी कोपिंग स्किल्स एंड फर्दर डेवलप द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस एंड डील विद इमोशंस, जो इमोशंस हैं जैसे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ है, डीप ग्रीफ है, टेरर है, ग्रीडी है, एंगर है, तो इनके साथ सभी जो एक मानसिक दोष हैं इनके साथ कोप अप करना और उन्हीं के साथ जीवन जीने की कला सीखना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सुख दुख को किसी भी मनुष्य के साथ हमेशा रहेंगे।
तो हमारे अपने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या और खान पान भी उन्हीं सब के साथ हमको सामंजस्य करके रहना होता है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। काउंसलिंग अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंडली, हैप्पी, जॉयफुल एक्टिविटीज़ शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड। तो ये काउंसलिंग, एक तो बैड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को ज़रूर करना है, उसकी बात को निकालना है, केवल अपनी ही बात नहीं बताना है, उसको क्या प्रॉब्लम है उसकी बात भी सुननी है, और उसको जो फ्रेंडली सर्किल है वो उसके बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, और जॉयफुल और खुशनुमा माहौल उसको देना चाहिए हमको। लिसन म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है हर तरह के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और म्यूजिक भी जो आपके मनो अनुकूल हो, जो आपको अच्छा लगे। योगा एंड मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन से बहुत तनाव और अनिद्रा और चिंता ये सब दूर होती है। सत्वावजय चिकित्सा, ये आयुर्वेद में हम कहते हैं कि सत्व वजह मन जो विचलित हो रहा है, मन जो किसी भी कारणों से अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है एक तरह से, तो उसकी चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काउंसलिंग के अंदर ही आती है। डेली एरोबिक एक्सरसाइज एज अकॉर्डेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, जितना उसका अपने का बल है उसके हिसाब से डेली एरोबिक एक्सरसाइज, इससे अनेक फ़ायदे होंगे। कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि उसको कैलोरी का एनर्जी की आवश्यकता होगी और उसकी भूख अवश्य ही बढ़ेगी। तो सीडेंट्री लाइफ या गुमसुम पड़े रहना, ज़्यादा देर तक सोना, सुबह ज़्यादा देर तक सोना, ये इसमें हार्मफुल है। सही सुबह जल्दी प्रातः उठ के और मेडिटेशन, योगा टाइम पे करके और एरोबिक एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इससे उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी सुधरेगा और खान पान की आदत भी सुधरेगी, भूख भी अच्छे से लगेगी। इसके अलावा कुछ रसायन ड्रग्स है आयुर्वेद में, जैसे जटामांसी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा पाउडर है, ये मिल्क के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक अमृत तुल्य औषधि है, क्योंकि वेट गेन का भी कार्य करता है और सभी की सारी शरीर की सारी धातुओं का पोषण का कार्य करता है। गुड़ूची है, यष्टि मधु है, शंखपुष्पी है, मंडूकपर्णी है, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मी, जटामांसी और अश्वगंधा का प्रयोग इसमें ज़्यादा हितकर है। तो ये आज मेरे एक नई डिजीज़ पर, जो कि आज एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की डिजीज़ है या डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है और इसके बहुत घातक एडवर्स इफेक्ट शरीर पर है। इनसे हमको अपने आप को भी बचना चाहिए, औरों को भी बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना चाहिए। आपके सुझाव और कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा। नमस्कार।